Hello students, today I am going to start a new chapter, chapter 1 of economics, part 2, the story of village Palampur. So we are in page number 6, how is land distributed between the farmers of Palampur. तो क्या पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वर्धित थी। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खेती के लिए ज़मीन कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो दुर्भाग्यपूर्ण हमें ये भी देखना पड़ता है कि खेती में कुछ लोगों के पास तो ज़मीन ही नहीं थी। तो पालमपुर में यहाँ परिवार में लगभग हम देख सकते हैं 150 फैमिलीज़ थी। 450 पूरी फैमिलीज़ थी, 150 के दलित थे, उनके पास कोई लैंड नहीं था कल्टीवेशन के लिए। तो ये एक तरीके का बेसिक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक हो रहा था। 240 फैमिलीज़ कल्टीवेट करती थी अपने ही प्लॉट में लेस देन 2 हेक्टर इन साइज़। तो कल्टीवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था जो कि इंक्रीज नंबर ऑफ फैक्टर्स पे यहाँ पर आ रहा था, क्योंकि अगर प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं होगा तो कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा स्टेट का। तो हम देख भी सकते हैं बहुत सारे स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग थी और छोटे छोटे टुकड़ों पे हर किसी की भूमि थी, खेती थी। और दूसरों के गांवों के क्षेत्र में भी ये काफ़ी छोटा एरिया माना जा रहा था। तो इस केस स्टडी से जो कि आपकी बुक में, उससे आपको पता चलता है कि कितने ड्रॉबैक्स हो रहे थे इन सब चीज़ों में। तो इसको पूरा करने के लिए एक डेवलप प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन कि इसमें है हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से आएगा ये श्रम लेबर, क्योंकि हर किसी के पास ज़मीन है तो लेबर कहाँ से आएगा। तो आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो हम जान सकते कि भूमि के बाद भी श्रम उत्पादन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है ये? क्योंकि छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बड़े किसानों के पास ही बड़ी ज़मीन होती है, तो उनको ही ज़रूरत होती है दूसरों को एम्प्लॉय करने के लिए। तो ये भी एक खेतों में हम देख सकते हैं काम करने के लिए अ, छोटे परिवार के लोग ही यहाँ पर आते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है जिसमें देखो खेतों में कार्य हो रहा है, जैसे गेहूं की फसल की कटाई हो रही है, बीज बो रहे हैं, कीटनाशक लगा रहे हैं, छिड़काव हो रहा है यहाँ पर। आधुनिक परंपरा से फल की यहाँ पर लिया जा रहा है, खींच रहे हैं। तो इंस्टेड दे आर पेड बाय द वेजेस फॉर द फार्मर्स दे वर्क। तो ये भी है कि इन लोगों को क्या पैसे मिलते हैं, वेज मिलता है काम करने का कि नहीं। तो हाँ, इन लोगों को पैसा मिलता है काम करने के लिए, वेजेस इनको प्रोवाइड होते हैं। तो ये भी एक तरीका है, हम देख सकते हैं कि क्रॉप टू क्रॉप पैटर्न फ्रॉम वन फार्म टू अनदर, सोइंग हार्वेस्टिंग पैटर्न चलते रहते हैं, डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है कि एक फार्मर अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि क्या डिफ़िकल्ट है आजकल काम फाइंड करने का। वो बोलती है हाँ, क्योंकि बहुत टाइम से काम ही नहीं है, जब खेत में जुताई होगी तब हमें काम मिलेगा, तब हम जाके काम करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है, डिराइव्ड हुई है कि कैसे यहाँ पर आगे वर्कआउट हो सकता है। तो बहुत सारी इस चैप्टर में केस स्टडीज़ दी हुई हैं कि फार्मर्स क्या करें। तो एक सिक्स्थ पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। क्या फार्मिंग में कैपिटल है, पैसा ज़रूरी है, क्या पूंजी ज़रूरी है। तो आप पहले भी देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और अब किसान पहले की ज़्यादा अपेक्षा में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगा पाते, क्योंकि पहला पॉइंट, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। तो अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा उधार लेने पड़ते हैं। वह बड़े किसानों या गांव के साहूकार या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज पर उन्हें ब्याज भी ऊंचा देना पड़ता है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो अगर हम जाने कि इसमें क्यों ज़रूरी है, तो बेटा और कहाँ से कोई पैसा इनको देगा।
तो जैसे एक सविता की कहानी है, 1 हेक्टर लैंड था इसके पास, पर इसको बीज खरीदने पड़े, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, पानी लेना पड़ा, फार्म में रिपेयरमेंट करवाना पड़ा, तो 3,000 की लागत आ गई। बीच में और खर्चे आ गए तो और ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको कोई मुनाफा ही नहीं हुआ, उल्टा वो घाटे में आ गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। फिर हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं, इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। तो छोटे किसानों के विपरीत हम ये भी देखते हैं, बड़े किसानों की खेती में बचत हो पाती, क्योंकि इनका लैंड बहुत ज़्यादा है और तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा आता है। इस तरह आवश्यक पूंजी की अवस्था होती है, तो किसानों की बचत करने में भी उनको बहुत ज़्यादा कार्यशील होते हैं। तो ये सब स्टोरीज एक तरीके से बताती हैं कि लैंड होल्डिंग, लैंड कैपिटल एंड लैंड डेवलपमेंट विलेज में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आगे हमें ये भी बताते हैं कि प्रोडक्शन के लिए डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, लेकिन ये एक बेसिक नेसेसिटी भी है जिसको डेवलप होने के लिए काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी आना चाहिए। तो इसमें 7th पॉइंट हम देखते हैं, सेल ऑफ सरप्लस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, कि कैसे सेल, उत्पादन की बिक्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये भी देखा है 3 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसमें भी एक केस स्टडी आ जाती है कि एक गोविंद था, उसका बेटा था, तो उसको प्रोडक्शन के लिए उसके कम था फार्म, तो ये भी एक केस स्टडी रीड कर सकते हैं। पर मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें बस ये बताया कि छोटे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बड़े फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो अब हम मेन बात करते हैं जो कि आपके पेज नंबर 10 में है, नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। तो वी हैव लर्नड अबाउट द फार्मिंग एज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो हमने देखा कि पालमपुर में खेती का प्रमुख उत्पादन क्रियाएं हैं, और हम सब कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के विचार कर रहे हैं। तो हमने ये भी देखा 25% ऑफ द पीपल वर्किंग पालमपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ फॉर एग्रीकल्चर। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर पालमपुर के लोग सबसे ज़्यादा इंगेज्ड रहते हैं? पहली है डेयरी एंड अदर कॉमन एक्टिविटी। तो पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक बहुत प्रचलित क्रिया है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी भैंसों को कई तरीके के घास, बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार, बाजरा खिलाते हैं। तो इससे दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। तो जो शाहपुर है, वहाँ के ट्रेडर्स को ये अपना दूध बेच देते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके ये दूध जाता है टाउन्स और सिटीज़ में, और लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो डेयरी इज़ अ मेन एक्टिविटी फॉर द फार्मर। तो ये भी एक केस स्टडी आपकी बुक में दी है, कितने साल क्या होना चाहिए, तो ये भी डिस्कस करने का कोई इम्पोर्टेंट महत्व नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में क्या मैन्युफैक्चर सबसे ज़्यादा होता है? तो एट प्रेजेंट लेस देन 50% आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, तो मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मैथड एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। तो पालमपुर में छोटे तौर तरीके पे होता है, और इसका ये कार्यशील छोटे छोटे एरियाज़ में होता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम इन द फील्ड which help the family labor really on the laborious means। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ये तरीका हेल्प करता है लोगों को फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर कैरिंग आउट द प्राइमरी एक्टिविटी। तो ये भी एक केस स्टडी है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए थर्ड पॉइंट पे सीधे जाएंगे हम, कि द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। तो दूसरा यहाँ पर हमने तीसरी एक्टिविटी देखी कि शॉपकीपर, पहला हमने देखा डेयरी फार्मिंग, दूसरा देखा छोटी छोटी चीज़ें मैन्युफैक्चर होना, और तीसरा पॉइंट है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, पालमपुर में व्यापारियों की दुकानदारी होती है, जो शहरों से थोक बाज़ारों में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गाँव में लाकर बेचते हैं। तो आप देखेंगे कि जनरल स्टोर्स में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कंपनियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बेचते हैं। तो कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के पास होते हैं, वह घर के एक भाग में छोटी सी दुकान भी खोल लेते हैं ताकि वहाँ उनकी बिक्री होती रहे। तो ये भी एक तरीके से उनका एक रोजगार का माध्यम था।
फिर हम इसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो देखते हैं पालमपुर में और रायगंज के बीच सड़क पे कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसे रिक्शे वाले हुए, या टोंगल वाले हुए, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोर्गे फॉर द पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो बहुत सारे ये ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं, और इसमें इन लोगों को पैसा भी मिलता है, निर्धारित पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग इसमें संख्या में जुड़ जाते हैं। फॉर द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ग्रोन फ्रॉम सेवरल ईयर्स। तो ये भी एक इसके आगे दिया हुआ एक स्टोरी किशन और इनकी कि कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट करें, क्या हम कर सकते हैं। तो इन सब बस इतना ही है इस चैप्टर में कि लोगों ने पालमपुर में क्या करा। तो हमने ये देखा कि पहला तो लैंड लेबर कैपिटल, फिजिकल कैपिटल इंगेज करा। फिर दूसरा हमने देखा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में गए, जो कि डेयरी थी और मैन्युफैक्चरिंग थी और शॉपकीपर था, ट्रांसपोर्टेशन था। अब एक बहुत प्यारी इसमें समरी है, तो जिसको हम पढ़ लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको गांव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। फार्मिंग इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ओवर ईयर्स देयर हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस। तो गांव में खेती का मुख्य उत्पादन क्रिया थी। तो पिछले वर्षों में खेती का हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन तो हुआ। तो इनकी वजह से किसान उन्नति भी कर पाए, फसल भी पैदावार करवा पाए, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण था, उपलब्धि थी, क्योंकि भूमि यहाँ पर फिक्स्ड थी और हमेशा अच्छी भूमि रही है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि में अन्य प्राकृतिक संसाधनों में बहुत अधिक दबाव पड़ा है। तो हम ये भी जान सकते हैं यहाँ पर न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड। तो खेती के नए विविध में कम भूमि आई, परंतु पूंजी बहुत ज़्यादा लगी। तो जैसे मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स आर एबल टू यूज़ द ओन सेविंग फॉर प्रोडक्शन, engage the capital during the next season. On the other hand, the small farmers, who constitute about 80% of the total farmers in India, find it difficult to obtain capital because of the small size of the plots. Their production is not enough, lack of surplus, and unable to obtain capital from their own saving and have to borrow. तो हमने ये भी देखा छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वे उनको कर्ज लेना पड़ा। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों ने अपने परिवारों का भरण पोषण भी नहीं कर पाते थे और वे मजदूर बन गए, उनको अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ गई। पर हमने ये भी जाना कि बड़े किसानों की बहुत ज़्यादा खेती में फ़ायदा हुआ और उन्होंने खेती से बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया, बहुत ज़्यादा फसलें उनकी उपजाऊ हुई। तो उस समय गांव में हम देख सकते कृषि बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र था। तो भारत में भी हम अगर देखा जाए तो हम मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कृषि अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में, और नेबरिंग विलेज में माइग्रेट करने से अच्छा है कि लोग अपने गांव में ही काम करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि गांव में लोग कृषि में काम करें और ज़्यादा बढ़ते रहें, डेवलप होते रहें, और हम ये भी जानें कि लोगों को कर्ज ना लेना पड़े, लोग आत्मनिर्भर बने। तो इस सबसे ज़्यादा इसके लिए हमें मानना ये भी पड़ेगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लोन इज़ अवेलेबल एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इवन पीपल विदाउट सेविंग कैन स्टार्ट नॉन फार्म एक्टिविटी। तो अनदर थिंग ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेंशन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का हो, नेबरिंग विलेज में, टाउन सिटीज़ में भी काम हो, और इनका जैसे दूध का उत्पादन है ये बहुत बिके, गुड़ का उत्पादन, वीट ये ज़्यादा सेल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड्स का, टेलीफोन का अपॉर्चुनिटीज़ हो, जो कि इंक्रीज़ होता रहे। तो हमें ये भी देखना है कि वस्तुएं भी बढ़ती रहें, सेवाएं भी बढ़ती रहें। जैसे से ज़्यादा गांव, कस्बे और शहरों में अच्छी सड़कें परिवर्तित होंगी, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य के गांव भी और गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में इनका असर बढ़ता जाएगा। तो इससे आपका चैप्टर अब कंप्लीट होता है। थैंक यू।